नमस्कार साथियों, आज हम लोग जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मूलतः 18वीं शताब्दी का दार्शनिक था। और कांट के बारे में ऐसा छात्रों में भाव रहता है कि कांट बहुत कठिन थिंकर है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग इसको बहुत सरल ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि कांट की क्या ख़ास बातें हैं जो उन्होंने दर्शन शास्त्र को और राजनीति विज्ञान को दिया है। शुरू करने से पहले दो तीन बातें कांट के बारे में बता देना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कांट एक बहुत ही साधारण परिवार का था। जीवन भर वो बहुत अविवाहित रहा वो, और उसका बहुत ही एक प्रकार से सोशल नेचर था। वो बहुत ज़्यादा मिलने जुलने में विश्वास रखता था, पार्टियों में विश्वास रखता था। लेकिन एक बड़ी उसकी ख़ास बात थी, और वो ये थी कि वो अपने शहर के बाहर जीवन में कभी नहीं गया। अपना शहर कभी छोड़ा ही नहीं। ये बड़ी अपने आप में विलक्षण बात है कि कोई इतना बड़ा दार्शनिक हो और अपने शहर को छोड़ के ही ना जाए। कांट उसमें से एक था। लेकिन कांट की एक बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत पंक्चुअल था और समय का बहुत पाबंद था। और इतना पाबंद था कि उसके गतिविधियों के अनुसार लोग अपनी घड़ी मिलाया करते थे। इतना वो समय का पाबंद था। कांट की एक और ख़ास बात है कि यूरोप में उस ज़माने में कांट के पहले भी और कांट के बाद भी जो दार्शनिक हुए हैं वो उतने एकेडमिक क्षेत्र से नहीं थे, स्कॉलर्स नहीं थे। वो थे दार्शनिक, लेकिन कांट एक प्रोफेसर भी रहा, अपने पूरे यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय तक काम किया। और उन्होंने बहुत कठिन ऐसा माना जाता है कि किताबें लिखी जिसमें क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, मतलब बहुत ही क्लिष्ट एब्स्ट्रैक्ट कई तरह के उन्होंने किताबें लिखी। और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो ज़्यादातर फिलॉसफी के क्षेत्र में और ख़ास तौर से मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में, जिसको हम तत्व मीमांसा करते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे, उसके बारे में किया है। एथिक्स के बारे में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। और एक पेरिफेरल वे में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के भी क्षेत्र में उनके कुछ विचारों का योगदान है जो कि कनेक्टेड हैं। और इस प्रकार से उसके जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो उसकी थियरी ऑफ मॉरल से बेस्ड है, नैतिकता पे आधारित है। कांट एक ऐसे इनलाइटनमेंट के युग में पैदा हुआ था जबकि रीज़न का बड़ा डोमिनेंस हो रहा था या रीज़न को बहुत तरजीह दी जा रही थी। और उसमें एक ख़ास बात ये थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि बेकन है, डेकार्ट है, या इन प्रकार के लोगों ने, कि उन्होंने जो चर्च का डोमिनेंस था या जो फेथ का एलिमेंट था कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड, इसके बारे में चर्च जो कह देता था वो मान लिया जाता था। इससे हट के इन लोगों ने अपनी एक शुरुआत की कि नहीं भाई, चर्च नहीं, फेथ नहीं, गॉड के डिक्टम्स नहीं, बल्कि हमारी रैशनैलिटी है, हमारे रीज़न का जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, वो इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार से यद्यपि कांट भी ये मानता है कि धर्म का नैतिकता के क्षेत्र में योगदान है और बड़ा सकारात्मक योगदान है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि धर्म को नैतिकता के क्षेत्र से या मॉरल्स के क्षेत्र से बिल्कुल अलग रखने की आवश्यकता है। मॉरल का डिटर्मिनेशन हम एक दूसरे ढंग से करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कांट का योगदान 3 मुद्दों पे हम लोग देखते हैं आज। पहला तो मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में, जिसको हम लोग तत्व मीमांसा कहते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान को प्राप्त करने में जो मस्तिष्क की भूमिका है, माइंड की जो भूमिका है, वो उसकी जो सीमाएं हैं उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कांट के समय में जो 2 विधाएं प्रचलित थीं, एम्पिरिकल विधा प्रचलित थी मूल रूप से, और या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उस समय काफ़ी उसका बोलबाला था कि भाई लेकिन बौद्धिकता भी उसमें समाहित थी। और ये दोनों जो अनुभवात्मक प्रणाली है और बौद्धिक प्रणाली है, ये दोनों ही, यही 2 प्रणालियाँ हुआ करती थी। अर्थात हम या तो अनुभव के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपने सेंसेस के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, या हम अपने बुद्धि के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कांट ने इन दोनों से ही असहमति व्यक्त की और बताया कि कैसे आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, नैतिकता के क्षेत्र में उसका बड़ा योगदान है कि व्हाट इज़ मॉरल्स, नैतिकता होती क्या है और कैसे नैतिकता तक हम पहुंच सकते हैं। और तीसरा,
पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कि भाई व्हाट इज़ फ्रीडम, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, वो स्वतंत्रता क्या है। इन 3 चीज़ों पे आज हम लोग कांट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांट के बैकग्राउंड में जो 2 मूवमेंट्स चल रहे थे वो अनुभवात्मक और बौद्धिक, ये 2 मेन मूवमेंट्स थे। अनुभवात्मक मूवमेंट ये कहता था, एम्पिरिसिज्म जिसको हम कहते हैं, वो ये कहता था कि हम कोई भी ज्ञान केवल उस घटना के घटने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। अर्थात अगर किसी चीज़ का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उस ज्ञान के लिए अपने अनुभवों का प्रयोग करना पड़ेगा, और अनुभवों का जिसको हम एम्पिरिकल स्टडीज़ कहते हैं, और अनुभवों के आधार पर हम अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और तभी जैसे लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, इन लोगों ने जिस प्रकार के थियरी का प्रतिपादन किया। और दूसरा जो स्कूल था, दूसरी जो विचारधारा थी, वो बौद्धिकता की विचारधारा थी, और जो ये कहती थी, जिसमें डेकार्ट है, स्पाइनोजा है, ये लोग ये कहते थे कि नहीं भाई, जो ए प्रायरी हमारी अवधारणाएं हैं, अर्थात हमें अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं, हम किसी भी विषय के बारे में अपने मस्तिष्क का या बुद्धि का प्रयोग करके हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कांट इन दोनों से असहमति व्यक्त करता है। वो कहता है कि न तो एम्पिरिसिस्ट ठीक हैं और न बौद्धिक मूवमेंट के मानने वाले ठीक हैं, और उसने बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल दिया है। और उसने ये कहा है कि देखिए, इसमें दोनों में माइंड की भूमिका होती है, चाहे आप अनुभवात्मक विधि से ज्ञान प्राप्त करें और चाहे आप बौद्धिक विधि से ज्ञान प्राप्त करें, इस दोनों में प्रयोग तो आप मस्तिष्क का ही करते हैं। और मस्तिष्क का जब आप प्रयोग करते हैं तो जो आपका मस्तिष्क है वो वास्तव में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है रियलिटी को स्ट्रक्चर करने में। अर्थात अपने बौद्धिकता का आप प्रयोग एक निष्पक्ष ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि आपके मस्तिष्क का जो विन्यास है, मस्तिष्क की जो पैदाइश है, मस्तिष्क का जो जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस है, या मस्तिष्क का जो यूथ है, या मस्तिष्क की जो एज है, वो भी एक प्रकार से पर्यावरण से निर्धारित होती है। और जिस प्रकार का आपका मस्तिष्क होता है, उसी तरीके से नॉलेज को आप स्ट्रक्चर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को स्ट्रक्चर करते हैं। इसीलिए किसी एक चीज़ को अगर 10 लोग देखते हैं तो उसको 10 तरह से परिभाषित करते हैं, क्योंकि सबका जो मेंटल फैकल्टी का डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से हुआ होता है, उनमें कोई यूनानिमिटी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से एक चीज़ तो ये है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कही वो ये कही कि भाई, ये दोनों जो एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट हैं, ये जब ये कहते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो वास्तव में ये ज्ञान जो है वो एक टाइम और स्पेस के फ्रेमवर्क में ही प्राप्त किया जा सकता है। टाइम को ट्रांसेंड करके कोई ज्ञान आप नहीं प्राप्त कर सकते, स्पेस को ट्रांसेंड करके कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करते। किसी भी चीज़ का अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको समय और उसको स्थान के द्वारा परिसीमित करना पड़ेगा कि भाई ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तभी हम उसमें कोई भी प्रकार के लक्षण या किसी प्रकार के उसमें जो विशेषताएं हैं उसको उसमें आरोपित कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको टाइम और स्पेस से लिमिटेड होकर कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो जाहिर है कि वो ज्ञान लिमिटेड होगा, इसलिए आप वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। केवल ईश्वर ही है जो कि हमें वो पूर्ण ज्ञान दिला सकता है। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं कि हम पूर्ण ज्ञान को या सत्य को सही ढंग से प्राप्त करें। तो ये उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नॉलेज में। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा है कि अगर वास्तव में हम देखें तो विश्व को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। पहला रूप तो हमारा ये है कि जो हमें दिखाई देता है, जैसे जिसको वर्ड ऑफ फिनोमिना कहते हैं, कि जैसा विश्व हमें वास्तविकता में दिखाई देता है, एक वृक्ष दिखाई दिया, एक चिड़िया दिखाई दी, एक व्यक्ति दिखाई दिया, कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो, और उस जो चीज़ हमें दिखाई देती है उस चीज़ को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से समझने का या उसको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि और यही हमारे कार्य कारण का संबंध स्थापित हो जाता है कि भाई हमने किसी चीज़ को देखा और उसको हमको लगा कि ये हरा है, हमको लगा कि ये लंबा है, हमको लगा कि ये मोटा है, हमको लगा कि ये श्वेत है, हमको लगा कि ये किसी और रंग का है। तो कोई भी जो हमारे ज्ञान की परिधि होती है, सीमा होती है, वो वास्तव में हमारे सेंस ऑर्गन से परिभाषित होती है। लेकिन कांट कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे उसकी पैदाइशी हो, उसकी आंख पे एक नीला चश्मा लगा हुआ हो,
किसी की आंख पे हरा चश्मा अगर पैदाइशी लगा हुआ तो उसको हर चीज़ हरी दिखाई देगी, उसको हर चीज़ लाल दिखाई देगी। किसी को आंख पे अगर पीला चश्मा लगा हुआ है तो उसको हर चीज़ पीली दिखाई देगी। इसी प्रकार से हमारा जो माइंड होता है उसके ऊपर भी तरह तरह के चश्मे लगे रहते हैं और वो उन चश्मों के द्वारा ही पूरे विश्व को समझने का प्रयास करता है। इसीलिए इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान नहीं होता है जो वास्तविक ज्ञान होता है। थिंग्स इन themselves are not like that what we try to understand through our senses. They are very different। और वो जो चीज़ें हैं थिंग्स, जैसे ये विश्व जो है स्वयं अपने आप में जिस रूप में है उसका ज्ञान तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। कांट का ऐसा समझना था कि न तो हम एम्पिरिसिस तरीके से, न अनुभव के आधार पे, और न उसको हम माइंड के आधार पे कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि माइंड भी टाइम और फ्रेम से लिमिटेड होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सत्य का ज्ञान या वास्तविक ज्ञान न तो आप अनुभवात्मक विधि से प्राप्त कर सकते हैं और न ही आप किसी प्रकार से अपने मेंटल फैकल्टीज़ का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं, तो उस ज्ञान को प्राप्त किया कैसे जाए। और इस पर प्रायः प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कांट ने जो ये जो वर्ड है इसको उसने नॉमिना वर्ड कहा, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र का, आध्यात्मिक विश्व कहा। तो जो हमको दिखाई देता है लौकिक विश्व और जो हमारा पारलौकिक विश्व है, तो पारलौकिक विश्व का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक समस्या है और इसमें अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं आईएएस में कि भाई किस तरीके से, क्या ह्यूमंस के पास कोई कैपेसिटी है या कौन सा तरीका है जिससे कि वो लौकिक वर्ल्ड से बियॉन्ड जाके और पारलौकिक वर्ल्ड का ज्ञान प्राप्त कर, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें। किस प्रकार से वो टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस प्रकार की कोई संभावना बनती है मनुष्य में। और कांट कहता है कि हाँ, इसमें एक संभावना बनती है और वो ये संभावना बनती है कि जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और वो कार्य वो वास्तव में नैतिकता के आधार पे करता है, मॉरल्स के आधार पे करता है, वो इस आधार पे नहीं करता कि उसका लाभ होगा या हानि होगा या उस पर कोई सेल्फ इंटरेस्ट उसका छुपा होता है। तो जब अपने स्वहित के आधार पे कोई काम न करके हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने ड्यूटी के रूप में, अपने नैतिकता के आधार पे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संभव है कि हम जो लौकिक विश्व है उससे ट्रांसेंड करके पारलौकिक विश्व में चले जाएं, हम टाइम और स्पेस के बैरियर को ब्रेक कर दें और वास्तव में ऐसा ही मनुष्य एक स्वतंत्र और पूर्णतः एक ह्यूमन पर्सन के रूप में हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कांट में जहाँ तक मेटाफिजिक्स का सवाल है, जहाँ तक तत्व मीमांसा का सवाल है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए उसका सवाल है, उसने एक छोटा सा इंटरवेंशन यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन, लेकिन ब्रीफली मैंने आपको बताया। इसको आप और पढ़िएगा, लेकिन एक इससे आपको आधारशिला मिल जाएगी आगे के अध्ययन की कि भाई मेटाफिजिक्स कांट का है क्या। दूसरी चीज़ नैतिकता का निर्धारण, मॉरल्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा मॉरल्स भी, ये जो इथिक्स का क्वेश्चन है ये मेनली तो यही ना कि व्हाट इज़ राइट, सत्य क्या, सही क्या चीज़ है, सही क्या चीज़ है, क्या चीज़ गलत है, और ये कैसे परिभाषित किया जाए। चर्च बता देगा, हमको धर्म बता देगा, रिलीजन बता देगा कि साहब ये सत्य है, ये असत्य है, क्या उसको हम सत्य असत्य मान लेंगे। कांट कहता है कि नहीं, हम कोई भी चीज़ को राइट इसलिए नहीं मानेंगे कि वो गॉड कह रहा है, वो गॉड का प्रतिनिधि चर्च कह रहा है या कोई भी धर्मगुरु उसको कह रहा है, हम इसलिए उसको नहीं मानेंगे। हम वास्तव में अगर किसी चीज़ को सत्य मानेंगे तो हम केवल उसी चीज़ को सत्य मानेंगे जो हमारे बौद्धिकता के द्वारा निर्धारित होगी, और वो बौद्धिकता ऐसी बौद्धिकता होनी चाहिए जिसमें हमारा सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, हमारा अपना स्वार्थ इन्वॉल्व ना हो, वो केवल प्योर रीज़न से गवर्न हो। और प्योर रीज़न से गवर्न होने का मतलब ये होता है कि जिसमें हम केवल अपनी स्वहित का परित्याग करके और सार्वभौमिक हित की बात जब हम सोचते हैं, पूरे हम मानवता के कल्याण की जब बात सोचते हैं, तब ऐसी स्थिति में कि स्वहित का परित्याग करके पूरी मानवता के कल्याण के हित के लिए या कल्याण के लिए जब हम कोई चिंतन करते हैं, उस चिंतन के आधार पर हम कोई काम करते हैं, तब वास्तव में वो एक रैशनल चॉइस होती है और वही रैशनल चॉइस हमें एक सही की तरफ ले जाती है। तो सही
सही का निर्धारण, मॉरल्स का निर्धारण करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव इंटरवेंशन कांट ने किया हुआ है। और उसने कहा है कि देखिए, किसी भी काम का जो परिणाम होता है वो उसकी नैतिकता को निर्धारण नहीं करता। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साहब हम ये काम करेंगे, हमको ये लाभ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हमारा काम बड़ा नहीं। नो, वो कहता है कि नहीं, अगर आपका परिणाम के आधार पर किसी काम का आकलन करते हैं तो वो हमारे हिसाब से उसकी मॉरल वर्थ को डिटरमिन नहीं करता है। मॉरल वर्थ किसी वर्क की इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि हमको एक अच्छा काम करना है, हमको अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर, हमको अपनी नैतिकता से प्रेरित होकर काम करना है। और जब हम नैतिकता से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं, कर्तव्य से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं, तभी वास्तव में, और वो कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए ही नहीं पूरी मानवता के लिए वो हितकारी हो, तब हमारा कार्य जब वास्तव में जाके। तो इसमें कांट ने एक प्रकार से आप कह सकते हैं डिओंटोलॉजी की एक थीसिस प्रोपाउंड किया है, या उसकी जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ ड्यूटी का उसने कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया है कि व्हाट इज हाउ यू स्टडी योर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी ड्यूटी वास्तव में है क्या। और यहाँ पे वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है। यही हीगल में और कांट में डिफरेंस है कि कांट में जो इंडिविजुअल है उसको केंद्र में रख के ही पूरा चिंतन कांट कर रहा है, और पार्शली बाद में देखते हैं कि कैसे वो कनेक्ट करता है उसको स्टेट से। लेकिन कांट इंडिविजुअल को सेंटर में रख के अपना चिंतन कर रहा है और कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना ड्यूटी, अपना मोरालिटी, अपनी मॉरल चॉइसेस को निर्धारित करने का बहुत ज़्यादा अधिकार है। और यहाँ पे वो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य दो प्रकार के आदेशों से नियंत्रित हो सकता है। एक आदेश तो वो होता है जिसको उसने कहता है हाइपोथेटिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी, अर्थात कल्पित आदेश, जिसको वो कहता है कर्तव्य के कल्पित आदेश कहता है। कि इसका मतलब ये होता है, हाइपोथेटिकल इम्परेटिव का मतलब ये होता है कि इट इज़ कंडीशन बाई ए बिग इफ, अर्थात अगर हमको अपना कोई उद्देश्य जीवन में प्राप्त करना है तो हमें ये करना चाहिए और ये नैतिक होता है। ऐसा एक हाइपोथेटिकल इम्परेटिव को वो कहता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ये कहना हो कि साहब अगर मुझे फर्स्ट क्लास प्राप्त करनी है तो अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, IAS में मुझे टॉप करना है तो मुझे इस प्रकार से अध्ययन करना होगा। लेकिन मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे IAS में टॉप नहीं करना है तो ठीक है, मैं काम चलाऊ ढंग से अपना पढ़ लूँगा। अगर मुझे केवल पास होना है, फर्स्ट क्लास नहीं आना है तो ठीक है, आई एम नॉट सपोज टू स्टडी, जो मैं जाके लिख दूंगा वो मैं पास हो जाऊंगा। तो इट इज़ ए कंडीशनल थिंग। तो ये हाइपोथेटिकल इम्परेटिव्स है कि हमारी ड्यूटी है पढ़ने की, लेकिन कितना हमें पढ़ना चाहिए। हमारी ड्यूटी है टॉप करने की, या हमारा उद्देश्य है टॉप करने का, तो हमें कितना टॉप करना। और अगर हमें टॉप नहीं करना है, अगर हमें फर्स्ट नहीं आना है तो हमारा काम जितने से चल जाएगा हम उतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे। ये हाइपोथेटिकल इम्परेटिव हुआ। इट इज़ कंडीशनड बाई योर सेल्फ इंटरेस्ट। एक तो ये चीज, इसको कांट मॉरल नहीं मानता। वो कहता है कि नो, द एक्शंस व्हिच आर ड्रिवन बाय हाइपोथेटिकल इम्परेटिव्स और ड्यूटी आर नॉट मॉरल, नॉट कंसिडर्ड टू बी मॉरल। तो मॉरल किसको मानता है कांट? कांट कहता है कि देखिए, जो वास्तव में कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी हैं, कैटेगोरिकल का मतलब होता है एब्सोल्यूट, और जो एब्सोल्यूट आदेश है ड्यूटी के, उससे ड्रिवन होकर जब आपको कोई एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली, दैट विल लीड यू टू मॉरल। और उसका मतलब क्या होता है कि जब हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बिल्कुल दरकिनार करके अपने समझ के अनुसार, अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करके और सेल्फ इंटरेस्ट का परित्याग करके और अपने कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होके, नैतिकता की भावना से ओतप्रोत होके हम कोई काम करते हैं, तब जाके वास्तव में हमारा काम हमको कहता है कि हाँ, आपने एक अच्छा काम किया है। दैट इज ए वर्चुअस एक्ट यू हैव डन एंड दैट्स व्हाई यू आर ए मॉरल पर्सन और योर एक्शंस आर मॉरल। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कांट ने मॉरलिटी को कैसे परिभाषित किया है। हाइपोथेटिकल इम्परेटिव्स कंडीशनड बाय एन इफ इजंट मॉरल, बट ए कैटेगोरिकल इम्परेटिव ड्रिवन वर्क और action is moral for Immanuel Kant.
अब सवाल यह है कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स और ड्यूटी को समझने में छात्रों को बहुत कठिनाई आती है कि साहब ये होता क्या है, कैसे इसको परिभाषित किया जाए। इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इसमें बिल्कुल साफ बात यह है कि कांट ने वैसे तो 3-4 कैटेगरी इम्परेटिव्स को दिया है, लेकिन वो सब कनेक्टेड है। 2 इसमें बहुत प्रमुख हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। क्या है, आइए देखते हैं। पहला, उसने इसको यूनिवर्सलाइजेशन प्रिंसिपल कहा है, अर्थात इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि जो कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स होता है वो आपके रैशनल सेल्फ की आत्मा की आवाज़ है, अर्थात एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, एक प्योर बौद्धिक व्यक्ति के रूप में आपकी आवाज़ है। और वो प्योर बौद्धिकता एक आपकी अपने लिए नहीं है, बल्कि एक सामाजिक परिवेश में है कि जब आप पूरे मनुष्यों के समूह में मानवता के साथ रहकर और पूर्ण बौद्धिकता के रूप में काम करते हैं, तो वो आपकी कैटेगरी इम्परेटिव्स को लीड करता है। उसने 2 बड़े इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन दोनों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पहला तो यूनिवर्सलाइजेशन प्रिंसिपल है। यूनिवर्सलाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या मुझे अगर कोई काम करना है, तो मैं ये सोचूं कि ये काम दुनिया का हर इंसान भी करेगा तो मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल होगा या सभी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब देखिए कितनी ये बेहतरीन चीज़ है कि हम लोग नॉर्मली कोई काम करते हैं तो सोचते हैं अगर यार हमको औरों से क्या मतलब, हमारे लिए ठीक है कि नहीं, हमारे परिवार के लिए ठीक है नहीं, हमारे देश के लिए ठीक है कि नहीं, वगैरह वगैरह। कांट कह रहा है कि नो, categorical imperatives mean that you do something which can become a universal principle। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई आदमी भी उस काम को करेगा तो आपको उसमें या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और सभी लोग वो काम को करने में एक दूसरे का अप्रूवल कर रहे होंगे। जैसे उसने कहा कि भाई अगर मान लीजिए मैं बहुत भूखा हूँ, लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि साहब जो है अगर मैं बहुत भूखा हूँ, मान लीजिए मैं किसी धीरे से किसी का खाना चुरा लिया या कुछ चुरा लिया अपने पेट भरने के लिए, तो वो क्या मॉरल नहीं माना जाएगा साहब, अदरवाइज तो मैं मर जाता। कांट कहता है कि एक सिचुएशनल, आपने एक सिचुएशन क्रिएट किया, लेकिन एक सिचुएशन में आपने एक काम किया, तो क्या ये अधिकार कि अगर किसी को भी भूख लगी तो किसी के यहाँ से भी कुछ भी चुरा ले, इसको आप मॉरल मानेंगे? और इस आधार पर अगर ये दुनिया चलने लगी तो वास्तव में क्या एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट करेंगे? क्या वैसा जीवन जीने लायक होगा? ऐसा जीवन नहीं जीने लायक होगा। तो चोरी चोरी है, उसको किसी भी सूरत में आप रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं। और कांट का कहना है कि अगर आपने उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। तो उसने कहा कि आप ऐसे प्रिंसिपल्स को सेट करिए जो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी इक्वली करणीय हो और पूरी मानवता के लिए एक्सेप्टेबल हो, किसी को उसमें कोई डिसेंट ना हो। दिस इज द यूनिवर्सलाइजेशन प्रिंसिपल। तब आप कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स और ड्यूटी पूरा कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कर्तव्य के अटल आदेश से प्रेरित नहीं है, बल्कि आप तो कल्पित आदेश से पूरे हैं। आपको कोई उद्देश्य है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट मॉरल। दूसरा उसने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग, जो ह्यूमैनिटी से ही कनेक्टेड है, उसको उसने ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल कहा है। कि ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल ये है, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है कि हम और आप या दुनिया का कोई भी इंसान जो कहीं भी रह रहा है, वास्तव में है तो मनुष्य ही, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई भाषा हो, कोई संप्रदाय हो, कोई नस्ल हो, है तो वो मनुष्य ही। तो कांट कहता है कि और हम एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, एक दूसरे का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन कांट कहता है कि आप उसको एक मानवता के एक प्राणी के रूप में जब मानेंगे तो आप केवल उसका शोषण नहीं करेंगे या केवल उसका एक मात्र प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं टैक्सी में जा रहा हूँ या मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ या मान लीजिए मैं दुकान वाले से कुछ खरीद रहा हूँ, तो अब मैं उसको जा रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे एक सेवा दे रहा है, लेकिन वो स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है, मैं उसको उसके लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ या मैं उसको कोर्स नहीं कर रहा हूँ कि नहीं भाई तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो वो भी हमारा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि हमसे भी खरीद के वो भी एक ग्राहक के रूप में हमें प्रयोग कर रहा है, उसके लिए भी आमदनी हो रही है, उसका भी एक साधन। तो ऐसे तो समाज चलता है कि वी कैन यूज ईच अदर इन दिस वे, म्यूचुअली बेनिफिशियल। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम केवल एक प्रयोग के मात्र मेयर मीन्स के रूप में अगर उसको हम प्रयोग करते हैं तो वो गलत बात है। हमें किसी को भी मात्र साधन के रूप में उसका प्रयोग करने की इजाजत नहीं है। हम हर प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में हम एक साध्य के रूप में प्रयोग करेंगे। ये 2 चीजें खास तौर से मिलेंगी तो
कांट कहता है कि तब इन दोनों अर्थात सार्वभौमिक सिद्धांत और मानवता के सिद्धांत, जब इन दोनों सिद्धांतों का सम्मिश्रण होगा और इससे प्रभावित होकर जब आप पूर्ण अपने रैशनल ढंग से कोई भी काम करेंगे, तब जाके आपका कैटेगोरिकल इम्परेटिव ड्यूटी को आप कर रहे होंगे। अब आइए तीसरा जो उसका तत्व है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं कि फ्रीडम के बारे में उसने क्या राय जाहिर की। पूरी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है कांट की, वो सारा का सारा उसके मॉरल थियरी पे बेस्ड है। मॉरल थियरी से अलग हटके कुछ नहीं है। फ्रीडम जो है वो उसमें पूरी की पूरी भूमिका इथिक्स की है। तो उसका कहना है कांट का कि देखिए, जो सच्ची फ्रीडम है वो सच्ची फ्रीडम तो वही होती है जो कि वास्तव में हम अपने कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी के आधार पे अपने कार्यों पे लगाते हैं, जिन प्रतिबंधों को हम अपने कार्यों पे लगाते हैं। फ्रीडम का मतलब कांट कहता है कि फ्रीडम बड़ी अच्छी चीज़ है। सबसे सरकार को भी लोगों की फ्रीडम को संरक्षित करना चाहिए। कांट कहता है कि लोगों की फ्रीडम को सरकार को संरक्षित करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। फ्रीडम का मतलब हम समझते भी हैं। फ्रीडम का मतलब ये लिबर्टेरियन सेंस में नहीं होता है कि साहब जो भी हम चाहें वो भी हम करने लगें, उत्पात मचाने लगे, किसी को अपशब्द कहने लगे या किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे। ऐसा कोई लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उससे दूसरों समाज को हार्म होगा। उसी समाज में जिस समाज में हम रहते हैं, तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। कांट कहता है कि हमें वास्तव में रैशनल चॉइस के द्वारा अपने ही ऊपर अपने कानूनों को आरोपित करना चाहिए। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ द स्टेट पुटिंग रिस्ट्रेंट्स ऑन मी, आई शुड बी फॉर्मुलेटिंग रूल्स अंडर कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स और ड्यूटी टू पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन माई सेल्फ। अर्थात मुझे खुद अपने विवेक के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को अपने ऊपर आरोपित करके और स्वेच्छा से आरोपित करके अपने एक्शंस को परिभाषित करना है, एक्शंस को मर्यादित करना है। और इस प्रकार से जो स्वतंत्र फ्री विल है, अर्थात जो स्वेच्छा है, या स्वेच्छा तो होती नहीं है कुछ, जो स्वतंत्र इच्छा है, उस स्वतंत्र इच्छा का वही इच्छा पर्याय है जो मॉरल लॉज के अंतर्गत हमारी इच्छा को परिभाषित करती है। अर्थात जब हमारी इच्छा पे नैतिक कानूनों का बंधन होता है, वही वास्तव में हमारी इच्छा फ्री मॉरल विल होती है। देयर इज नो फ्री मॉरल विल एज पीपल कंसीव दैट आई कैन डू एनीथिंग विच आई वांट टू डू। नो, दैट्स नॉट द थिंग। अ फ्री विल इज एक्चुअली अ विल विच functions under the moral laws propounded by the individual himself। व्यक्ति के द्वारा